है चाइना और ये है इंडिया। नाउ नेपाल में कुछ लोग हमेशा से काफ़ी लंबे समय से मैं कहूँगा इंडिया पे ये आरोप लगाते थे कि इंडिया नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस करता है। अब हालांकि ये कभी प्रूव तो हुआ नहीं है मगर आरोप इंडिया पे ये लगता था। मगर रिसेंटली एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी मैं कहूँगा काफ़ी चर्चा होनी चाहिए, काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए, मगर इंडिया में हम इसको ना के बराबर डिस्कस कर रहे हैं। चाइना ने लिटरली ओपनली सबके सामने यहाँ पर नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको गिरने से बचा लिया। यहाँ पर जो रिफ्ट बढ़ रहा था इसको रोक लिया और यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट जो इनकी ऑनवॉय हैं टू नेपाल ये सब इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में ये बहुत ज़रा बढ़ चुका है और बिल्कुल इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को चाइना कंट्रोल कर रहा है आज के समय। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आप हमारा UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। उस सब के अलावा वेरियस और कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं ऑन स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। नाउ ये जो आपके सामने बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, मतलब कि नेपाल का संसद आपके सामने है। अब नेपाल का जो संसद है यहाँ पर इनके दो हाउस होते हैं जिस तरीके से इंडिया में है, अपर हाउस लोअर हाउस। मतलब कि हमारे यहाँ अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। सिमिलरली इनके यहाँ जो नेशनल असेंबली है उसको ये कहते हैं अपर हाउस और इनकी जो लोकसभा है ये इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इनका लोअर हाउस है। आज के समय आप अगर देखें तो नेशनल असेंबली और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों जगह में एक पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा है और ये पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम प्राइमरली बात करें नेपाल के लोकसभा की, इनका जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पर मेन पावर है इनकी, वहां पर जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है इनकी 275 में से 174 सीट्स हैं। सेकंड नंबर पे है नेपाली कांग्रेस और थर्ड पे है जनता समाजवादी पार्टी। नाउ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय ये साउथ एशिया में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। साउथ एशिया में सब कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी देश में इतनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है आज के समय साउथ एशिया की अगर मैं बात करूं जितनी नेपाल में है। और ओवरऑल एशिया में थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है इन नेपाल। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक्चुअली रिसेंटली बनी है 2018 में, मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी 2018 में इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज हुई थी। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद काफी लंबे समय से है, काफी दशकों से ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, मगर रिसेंटली ये मर्ज होकर एक सिंगल पार्टी बन गई। अब देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज होकर बनती है तो वहां पर हमेशा आपको दिखेगी पावर स्ट्रगल के जो पुराने लीडर्स हैं वो चाहेंगे कि उनका जो ग्रुप है वो आगे रहे। तो रिसेंटली नेपाल में यही हुआ कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में दरारें आनी स्टार्ट हो गई और अभी के लिए जो इस पार्टी के मेन लीडर हैं और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं KP ओली, इनका समर्थन अपनी ही पार्टी में कम हो गया और यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट में दो फैक्शन बढ़ गए। एक फैक्शन जो KP ओली के अगेंस्ट था और दूसरा फैक्शन जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे और लग रहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये टूट सकती है। नेपाल में हो सकता है कि फिर से इलेक्शन हो जाए, इसके पूरे चांसेस दिख रहे थे। मगर तभी चाइना यहाँ पे आता है और इस पॉलिटिकल क्राइसिस को रोक देता है। ये मैं कहूँगा, आई थिंक मैं जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। चाइना ने इस तरीके से इतने ओपनली किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करी होगी। चाइना की जो ऑनवॉय है टू नेपाल, इनका नाम है हाउ यानकुई, इन्होंने पिछले 10 दिनों में बहुत से पॉलिटिकल लीडर से मीटिंग करी, उनसे बातचीत करी, उनको समझाया कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है और लिटरली नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स मैनेज कर कर NCP को जिंदा रखा और ये सरकार गिरने नहीं दी। यहाँ पे आप देख पाएंगे द काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है, इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, कोई एक मीटिंग नहीं हुई है। मैं खुद देख के हैरान था कि एक दूसरी कंट्री का ऑनवॉय एक कंट्री की पॉलिटिक्स को ऐसे मैनेज कर रहा है जैसे लिटरली वो ओन करते हैं कंट्री को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स चाइनीज ऑनवॉय कॉल्स फॉर यूनिटी अमंग रूलिंग पार्टी मेंबर्स। और इतना ही नहीं है, नेपाल में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है, इसके बारे में शी जिनपिंग को भी पता था, उनकी टेबल पे ये मैटर रहा होगा, तभी उन्होंने 40 मिनट तक फोन पे बात करी नेपाल की प्रेसिडेंट से। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है ये है विद्या देवी भंडारी
और फ़ोन कॉल में उन्होंने ये बोला कि ये पूरा समर्थन करते हैं केपी ओली का। रिसेंटली केपी ओली जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, इनकी एक किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है, उसके बारे में पूछा कि वो सर्जरी ठीक थी, इज ही हेल्दी। और ओवरऑल इन्होंने ये कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, दे शुड कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर शी जिनपिंग ने भी अपना मैसेज प्रेस रिलीज के जरिए लाउड एंड क्लियर कर दिया कि वो केपी ओली के पीछे खड़े हैं और अभी के लिए एनसीपी में जो भी लोग केपी ओली के अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं और पार्टी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में जब दरारें पड़ती हैं तो सीधा जो चाइनीज ऑनवॉय हैं टू नेपाल वो सब कुछ माइक्रो मैनेज करती हैं। शी जिनपिंग फोन करते हैं, केपी ओली को अपना समर्थन दिखाते हैं थ्रू प्रेस रिलीज। इस सब का रीज़न क्या है, ये चाइना क्यों कर रहा है? वेल देखिए, इसके दो बहुत ही सिंपल रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये विचारधारा के हिसाब से खुद को जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर मानती है। फॉर एग्जांपल, जब 2019 के अक्टूबर मंथ में शी जिनपिंग नेपाल आए थे फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, उस वक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्गेनाइज करी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपोजियम, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया और उन्होंने शी जिनपिंग की जो विचारधारा है, जो उनकी डॉक्ट्रिन है, वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करी। तो एक तो फैक्टर ये है, चाइना को पता है कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है तो बिल्कुल नेपाल काफ़ी हद तक प्रो चाइना रहने वाला है और बात बात पर ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। आज के टाइम में आप अगर देखें तो नेपाल की जो सरकार है वहाँ पर जो पावरफुल पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट इतना कुछ बोलते नहीं है, मगर जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो रेगुलरली इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं और इंडिया पर ये आरोप लगाते हैं कि इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है, वेयर एज ट्रुथ आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिफरेंट है। तो एक तो फैक्टर यहाँ पर यह है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर यह है कि नेपाल ने रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया है। बहुत से प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में नेपाल में हो रहे हैं विद चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो चाइना नहीं चाहेगा कि अचानक से नेपाल में कोई नई सरकार आ जाती है और अगर मान लीजिए वो कल को प्रो इंडिया होती है तो उसका इम्पैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे पड़ सकता है। तो चाइना चाहता है कि ये ना हो। ऑलरेडी आप अगर देखें तो नेपाल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है वो आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है 2019 का, ओवर 90% ऑफ द टोटल एफडीआई टू नेपाल कम्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना नहीं चाहेगा कि जो इतना बड़ा इनका एफडीआई आ रहा है इन नेपाल, इस पर ज़रा इम्पैक्ट पड़े। नाउ इस सब को देखते हुए इंडिया के कंसर्न्स क्या होने चाहिए? मैं कहूँगा इंडिया के लिए मेजर कंसर्न की बात है कि लिटरली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसको बिल्कुल चाइना माइक्रो मैनेज कर रहा है। दिस इज़ अ ह्यूज कंसर्न फॉर इंडिया और इंडिया को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना होगा कि नेपाल की पॉलिटिक्स में जो चाइना की इंटरफेरेंस है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में चाइना बहुत सारी रेलवेज कंस्ट्रक्ट करेगा फ्रॉम चाइना टू नेपाल। फॉर एग्जांपल, चाइना में जो एक जगह है केरुंग को ये चाहते हैं जोड़ दे लुम्बिनी से। सो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है फॉर इंडिया। और प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में अभी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी में अगर चाइना की इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट है तो कोई और सेकेंड कंट्री इसके बारे में अगर कुछ करती भी है तो नेपाल कहेगा कि ये इंटरफेरेंस है उनके इंटरनल अफेयर्स में। नाउ इस इशू को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है, इंडिया की नीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आप लिख सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। This is the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you all.